बेचते हैं और वापस इसको सेल एंड लीज बैक में यह है कि आप एसेट को बेचते हैं और वापस उसको खुद से लीज करवा लेते हैं। सही, तो इसमें आपका प्रॉपर्टी, आपने एसेट पहले प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में रखा होता है, तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से निकलता है और राइट ऑफ यूज एसेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब ज़रूरी नहीं है कि जिस वैल्यू पे वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में पड़ा था वहाँ पे एसेट की कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड अप्रिसिएशन पे आ रहा होगा, लेकिन राइट ऑफ यूज एसेट इस पे बुक नहीं होता, वो बेसिकली राइट होता है, उसकी वैल्यू होती है। सही, इसका मतलब है जो एसेट जा रहा है वो किसी और वैल्यू पे जा रहा होगा, जो आ रहा है वो किसी और वैल्यू पे आ रहा होगा। तो लेकिन डिस्पोजल नहीं करेंगे इसकी, मतलब ऐसा नहीं करेंगे कि वो अलग से डिस्पोज करें और ये अलग से बुक करें, नहीं, ये साइमल्टेनियसली ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं, सेम एग्रीमेंट होता है कि बेच के दोबारा लीज बैक करवा लिया गया है। तो ऐसा नहीं है दो ट्रांजैक्शंस नहीं होती, बल्कि एक ही ट्रांजैक्शन होती है, उसी में ही सेल किया जाता है और उसी में वापस लीज बैक कर लिया जाता है। सही, इसमें सबसे जो मेन चीज़ देखने वाली होती है वो ये होती है कि आपने एसेट को फेयर वैल्यू पे बेचा है या फेयर वैल्यू से कम या ज़्यादा पे। यानी एसेट अगर आज आपके पास कैरिंग वैल्यू उसके लेट से फॉर एग्जांपल 4 लाख है और आप कैरिंग वैल्यू और उसके मार्केट में वैल्यू है 5 लाख, लेकिन आप कहते हैं जी मैंने 6 लाख का बेचना है, तो ये फेयर वैल्यू से ज़्यादा पे है। सही, फेयर वैल्यू से कम पे भी हो सकता है, फेयर वैल्यू से ज़्यादा पे भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है ROU किस वैल्यू पे आएगा। नॉर्मली तो हम लोग जिस वैल्यू पे लीज लायबिलिटी रिकॉर्ड करते हैं उस वैल्यू पे ही ROU, लेकिन सेल एंड लीज बैक में ROU की वैल्यू अलग से कैलकुलेट होती है, उसका तरीका कोई और है। तो दो चीज़ें सेल एंड लीज बैक की ट्रांजैक्शन में हैं, गेन या लॉस कैलकुलेट करना और ROU कैलकुलेट करना। बाकी तो सेल की जो प्रोसीड्स हैं वो कैश डेबिट या बैंक डेबिट हो जाना है, लीज लायबिलिटी उसी तरह से प्रेजेंट वैल्यू पे मैयर होनी है, जो एसेट आप बेच रहे हैं वो कैरिंग वैल्यू से क्रेडिट हो जाना है। तो बेसिकली जो दो चीज़ें कैलकुलेट करने वाली हैं वो है, एक पहली चीज़ जो ROU किस वैल्यू पे होगा और जो गेन है वो कितना आएगा। ये दो चीज़ें मेन है जब भी सेल एंड लीज बैक का क्वेश्चन आएगा आपको, ठीक है। और इसमें जो पहली चीज़ आपने देखनी है कि जो आपकी सेल प्रोसीड्स हैं वो अगर तो इज इक्वल टू फेयर वैल्यू हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर फेयर वैल्यू से कम या ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे फाइनेंसिंग का कंपोनेंट भी इन्वॉल्व हो जाता है। यानी को इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि हमारे एसेट की मार्केट वैल्यू है 5 लाख, कैरिंग वैल्यू है 4 लाख, लेकिन हमने कहा जी हमने इसको सेल करना है 6 लाख में। वैल्यू कितनी है उसकी 5 लाख, आप कहते हैं यार मुझे चाहिए 6 लाख, तुम ऐसा करो मैं आपको 6 लाख में सेल करता हूँ। हालांकि मार्केट में अगर मैं बेचूंगा तो कितने का बिकेगा, 5 लाख का, लेकिन मैं लेसर को बेच रहा हूँ 6 लाख रुपए में और उसे कहता हूँ यार तुम्हें पैसे वापस मैं कर दूंगा इन द फॉर्म ऑफ रेंटल्स। यानी 5 लाख में अगर तुम्हें बेचूंगा और वापस आ रहा है तुम्हें रेंटल करने हैं तो रेंटल 15,000 होगा, मैं उसे कहता हूँ यार 6 लाख रुपया मुझे दे दे, तो 18,000 रेंटल कर लेते हैं फॉर एग्जांपल। तो इसका मतलब है जो 3,000 ऊपर मैं रेंटल दे रहा हूँ इसको वो फाइनेंसिंग कंपोनेंट टेक्निकली बनता है, वो लीज का कंपोनेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि लीज जो है वो का कंपोनेंट उस वक्त होगा जब सेल प्रोसीड्स और फेयर वैल्यू जो है वो इक्वल होंगे। क्लियर? तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ हमने ये देखनी होती है कि सेल प्रोसीड्स फेयर वैल्यू के बराबर हैं या नहीं है। अगर ज़्यादा है तो फाइनेंसिंग कंपोनेंट कितना है, कम है तो ज़ाहिर है उसका उसमें भी नेगेटिव फाइनेंसिंग कंपोनेंट कितना है, ठीक है। और गेन लॉस की कैलकुलेशन कैसे होगी, क्वेश्चन पढ़ते हैं, ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन है, एन एंटिटी सेल्स अ बिल्डिंग टू अनदर एंटिटी फॉर कैश ऑफ 2 मिलियन। सबसे पहले हमने लिखते जाते हैं साथ साथ इसके सिनॉप्सिस कि हमने सेल एंड लीज बैक में कैश सेल प्राइस हमने की, यानी कैश जो हमारे पास आया वो आया 2 मिलियन का कैश। इमीडिएटली बिफोर द ट्रांजैक्शन द बिल्डिंग इज कैरीड एट कॉस्ट, तो कैरिंग वैल्यू इस बिल्डिंग की आ रही है 1 मिलियन, ठीक है जी। At the same time, seller lessee enters into a contract with the buyer lessor for the right to use the building for 18 years. Term कितनी है? 18 years. With an annual lease payments of per year.
पेबल एट द एंड इन एरियर। The terms and conditions of transaction are such that the transfer of building by seller lessee satisfy the requirements of term and the performance obligation is satisfied under IFRS 5. Revenue from customers. Accordingly, seller lessee and buyer lessee account for the transaction as a sale and leaseback. ठीक है, this example ignore any initial direct cost. The fair value of the building at that date is fair value. Fair value को सेल प्राइस के साथ ही लिख लीजिएगा हमेशा 1.8। यानी अगर मार्केट में बेचता तो एसेट कितने का बिकता? 18 लाख का, लेकिन मैंने कितने का बेचा है? 20 लाख का। इसका मतलब है ये जो 2 लाख रुपए का फर्क है, ये लेसर की तरफ से हमें फाइनेंस किया गया है। ऐसे ही है। तो लेसर ने बेसिकली 18 लाख रुपए का एसेट लीज किया और 2 लाख रुपया लेसर ने हमें उधार एक किस्म का दे दिया, लोन दे दिया। सही है। यानी इस 1,20,000 जो वापस करने हैं, इसमें 2 कंपोनेंट हैं। एक ये 2 लाख रुपए का भी पोर्शन वापस कर रहा हूं और एक ये जो 18 लाख वाली लीज है वो वापस कर रहा हूं। क्लियर है? आगे चलते हैं जी। द इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज इज 4.5%। तो रेट मेरा आ गया 4.5%। सबसे पहला काम है, मैंने लीज लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। लीज लायबिलिटी 1,20,000 है रेंटल इंटू 1 - 1 + I रेज़ टू पावर टर्म कितनी है? 18। कितनी बनी? ये आ गई लीज लायबिलिटी। ठीक है। और ये हमें पता है कि इसमें से फाइनेंसिंग कंपोनेंट कितना है? फाइनेंसिंग का जो कंपोनेंट है वो 2 लाख है। रहने जरा 2 लाख है। और ये 2 लाख कैसे आया? कि इन दोनों का जो फर्क है। तो इसका मतलब है कि जो प्योरली ROU का कंपोनेंट है वो इतना है। मतलब ROU नहीं, ROU का कंपोनेंट आना नहीं है इतना ROU, लेकिन कंपोनेंट ROU का इतना है। तो पहला सबसे काम ये करना है सेल एंड लीज बैक में कि आपने लीज लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है और फाइनेंसिंग कंपोनेंट को कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है। एंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो एंट्री बेसिकली हमारी होनी है बैंक डेबिट। कितना पैसे आए हैं? 2 मिलियन। ROU डेबिट वो भी हमें पता नहीं है। लीज लायबिलिटी क्रेडिट 1459200। ठीक है। बिल्डिंग क्रेडिट प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट कितनी आ रही है? 1 मिलियन है। ठीक है। और एक आना है गेन ऑन सेल एंड लीज बैक। जी। अब हमारे एसेट की कैरिंग वैल्यू कितनी आ रही है और फेयर वैल्यू कितनी आ रही है? 1.8 मिलियन। तो इसका फॉर्मूला बना लें कि कैरिंग वैल्यू डिवाइडेड बाय फेयर वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय ROU कंपोनेंट। ये इतने से ROU हमेशा आया करेगा। कैरिंग वैल्यू कितनी है? 1 मिलियन। फेयर वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय ROU कंपोनेंट। यार
बाकी बैलेंसिंग फिगर जो है वो हमारा गेन आ जाएगा। कितना आ गया? टू फोर जीरो तो ये इस तरह एंट्री हुआ करेगी सेल एंड लीज बैक की हमेशा। लेसी की बुक्स में इसमें जो ये याद रखने वाली चीज है वो ये है, ये फॉर्मूला याद रखने वाली चीज। उतना राइट ऑफ यूज कम प्रोपोर्शनेट उतना बुक कर लेना आपने। अगर सर फाइनेंसिंग कंपोनेंट नेगेटिव साइड पे है तब भी ऐड होके तो हाँ वो ऐड हो जाएगा, ऐड होके हाँ वो ही रहेगा। हाँ सॉरी, अगर सेल प्राइस 16 लाख होती तो ये 2 लाख इसमें ऐड हो जाता, मतलब सही है। बाकी उधर वही आना, ठीक है जी। लेसर अपने पास एंट्री करेगा, उस बिल्डिंग उसके पास 18 लाख की आ गई, वो डेबिट कर देगा। कैश उसने दिया 2 लाख का, वो क्रेडिट कर देगा। और बाकी ये फाइनेंशियल एसेट वो है जो फाइनेंसिंग कंपोनेंट वाला है। बेसिकली तो उसके पास बिल्डिंग जो आई है वो कितने की आई है? 20 लाख की बिल्डिंग नहीं आई, क्योंकि अपने पास जो उसने बिल्डिंग रिकॉर्ड, पहले बिल्डिंग रिकॉर्ड करेगा उसके बाद लीज की एंट्री करेगा, सही। तो पहले वो जब बिल्डिंग रिकॉर्ड करेगा तो बिल्डिंग वो 1 मिलियन पे नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि 1 मिलियन तो लेसी की कैरिंग वैल्यू है, सही है। ये 2 मिलियन पे भी नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू 2 मिलियन है ही नहीं। एक्चुअली बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है मार्केट में? यानी अगर वो मार्केट से परचेज करता तो कितने की करता? 18 लाख की। तो बिल्डिंग किसी भी एसेट की वैल्यू उसकी मार्केट वैल्यू से ज्यादा तो नहीं परचेज प्राइस हो सकती, सही। तो इसलिए बिल्डिंग जो है वो 18 लाख पे ही पहले बुक करेगा। और ये हमें पता है ये 2 लाख रुपया क्या है? फाइनेंसिंग कंपोनेंट। तो ये एक लोन रिसीवेबल जो है, फाइनेंशियल एसेट ये जो लिखा हुआ है लोन रिसीवेबल, इसको कह लें कि एक लेसर जो है वो एक लोन रिसीवेबल क्रिएट कर लेगा। बिल्डिंग वो फेयर वैल्यू से डेबिट कर लेगा, पहली एंट्री, और लोन रिसीवेबल कह लें, फाइनेंशियल एसेट कह लें, एक ही बात है। और चूंकि उसने 20 लाख रुपया पे किया है तो 20 लाख से क्रेडिट कर लेगा, सही है। अगली एंट्री फिर वो करेगा लीज रिसीवेबल डेबिट और बिल्डिंग क्रेडिट। सही है। देखे ठहरे। हाँ, अब ये क्या करेगा? ये 1,20,000 टोटल रेंटल इसको मिल रहा है, और ये हमें पता है इस 1,20,000 जो लेसी ने देना है, कुछ पैसे राइट ऑफ यूज एसेट के हैं और कुछ ये 2 लाख रुपए की वापसी के हैं। इसका मतलब है उस रेंटल को लेसर को ब्रेक करना पड़ेगा, ताकि देखे कि जो ये 2 लाख लोन वाला है वो 2 लाख लोन में ले जाएगा, और ये जो लीज रिसीवेबल है वो लीज रिसीवेबल में लेके जाएगा। तो वो इस 1,20,000 को ब्रेक करेगा लीज के पोर्शन में और लोन के पोर्शन में प्रोपोर्शनेटली, ठीक है। कितना बनता है? 18 लाख का, और ये 20 लाख में करें, यही 18 लाख और 20 लाख। हाँ प्रोपोर्शनेट करनी है ना ये, 1,20,000 को आपने प्रोपोर्शनेट कर देना है।
नहीं, रेंटल का प्रोपोर्शनेट करना है ना। तो वो 1,20,000 पे प्राइस में तो वो बनेगा 1,08,000। नहीं नहीं, आप समझ नहीं रहे। देखें, टोटल प्रेजेंट वैल्यू कितनी है रेंटल्स की? 14,59,200, ऐसे ही है। इसमें से फाइनेंसिंग कंपोनेंट कितना है? 2 लाख। इसका मतलब है कि जो प्योरली लीज का कंपोनेंट है वो कितना है? 12,59,200। तो इस पे प्रोपोर्शनेट करना है ना। देखें, ये जो 1,20,000 मिल रहा है ये किस मद में मिल रहा है? ये ग्रॉस है, ग्रॉस है। और इसकी प्रेजेंट वैल्यू आज की डेट में उसकी वैल्यू क्या बनती है? 14,59,200। आज की डेट में 14,59,200 बनती है, जिसमें से 2 लाख लोन का है और 12,59,200 लीज का है। तो इन दोनों के बेसिस पे इसको प्रोपोर्शनेट कर लेंगे। अप्लाई करेंगे इस पे 1,20,000 रुपये। 16,447 ये लोन या ये लोन 16,447। ये कैसे आया है? 1,20,000 रेंटल है, डिवाइड किया इसको 14,59,200 से, मल्टीप्लाइड बाय लोन वाले पोर्शन से। 2 लाख रुपया लोन है, ठीक है। इसी तरह से ये आ जाएगा 1,20,000 डिवाइडेड बाय 14,59,200 मल्टीप्लाइड बाय लीज का पोर्शन, वो है 12,59,200। कितना बन जाएगा? 103,552। ये तो एमोटाइजेशन शेड्यूल 2 बन जाएंगे। पहले वाला एमोटाइजेशन शेड्यूल बनेगा इतने का, वो लीज में जाता रहेगा, और ये वाला एमोटाइजेशन शेड्यूल बनेगा लोन रिसीवेबल का। तो वो रेंटल 1,20,000 आया करेगा, उसमें से 103,553 एक में जाया करेगा और 16,447 एक में जाया करेगा। तो ये देखें, ये नीचे इसका इधर ही देख लेते हैं। ये लीज रिसीवेबल का जो शेड्यूल है वो 12,59,200 से शुरू हो रहा है, और ये एंड पे आके 18 साल बाद 0 हो रहा है। और ये जो फाइनेंशियल एसेट है लोन रिसीवेबल, ये 2 लाख से शुरू हो रहा है, और इसमें देखें रेंटल कितने आ रहे हैं? 16,447, और इसमें रेंटल देखें कितने आ रहे हैं? 103,553। सर एक कंपोनेंट फाइंड अगर कर लें तो दूसरा ओ बैलेंसिंग फिगर ही होगी। हाँ, ये आया था इस दफा 4 या 5 नंबर का, सेल एंड लीज बैक। तो आपके लिए होमवर्क ये है वीकेंड का कि आपने लेटेस्ट अटेम्प्ट का पेपर निकालना है, ये जो पीछे अटेम्प्ट गुजरी है दिसंबर वाली, और उसका सेकंड क्वेश्चन था वो लीज का था सारा, वो आपने करना है। सेकंड है या थर्ड है, जो भी है, बहरहाल वो लीज वाला मुझे लगता है शायद सेकंड या शक पड़ रहा। 3 उसके पार्ट्स थे, वो तीनों ही लीज के थे, वो आपने करना है। लेकिन पहले एक दफ़ा सारी प्रैक्टिस करके फिर करना है, ताकि एटलीस्ट आपके सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हों, फिर करें। एवं नहीं जाके शुरू हो जाना, पहले एक दफ़ा सारी प्रैक्टिस करके फिर वो क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना, ताकि आपको थोड़ा ये तो सर लीज रिसीवेबल है किस पहले से फिर ये 1259 से रिकॉर्ड करेगा। हाँ जी, और बिल्डिंग भी इतना से क्रेडिट करेगा। तो जो बिल्डिंग बाकी गेन लॉस आ जाएगा ना, अच्छा, बाकी उसका गेन लॉस आ जाएगा। उसमें जो 1.8 बिलियन का डिफरेंस है वो फिर इसका गेन लॉस आ जाएगा। हाँ, वो लेसर। टेक्निकली ऐसे होता नहीं है। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, ये तो चलो क्वेश्चन है ना, टेक्निकली जो वो कहता है ना कि जब लेसर अपना रिसीवेबल रिकॉर्ड करता है ना, वो सबसे पहले देखता है फाइनेंस लीज है या ऑपरेटिंग लीज है। फाइनेंस लीज में एसेट लीज रिसीवेबल रिकॉर्ड करता है और एसेट को कम करता है। वो कहता है फाइनेंस लीज उस वक्त होगी व्हेन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स आर इक्वल टू फेयर वैल्यू। तो टेक्निकली ये 18 लाख के इक्वल होनी चाहिए, तो चूंकि क्वेश्चन था तो टेक्निकली ये जो प्रेजेंट वैल्यू 18 लाख के इक्वल होगी तो फाइनेंस लीज बनेगी। वो जो
हाँ ये 4-5 हाँ, ये लेसर के लिए है, लेसी के लिए नहीं है। नहीं वो ठीक है आपका, लेकिन हमारा एक ही मेजर, हाँ एक ही मेजर कंडीशन है कि प्रेजेंट वैल्यू शुड बी इक्वल टू फेयर वैल्यू, बाकी तो सेकेंडरी कंडीशंस है, वही वाली पूरी नहीं होती तो फाइनेंस लीज बनती नहीं है। लेकिन अगर फिर भी वो कहते हैं जी फाइनेंस लीज है जिस तरह इसमें वो कह रहा है, तो फिर बाकी सारा गेन लॉस रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो बाकी गेन लॉस रिकॉर्ड होगा। ठीक है, ये हमारा लीज का स्टैंडर्ड जो है वो गया है मुक। अगले नोट्स नहीं मैंने आज भेजे, चले कोई नहीं, खैर है, हम अगला स्टैंडर्ड शुरू करते हैं। इसको रेज कर दो। हाँ हाँ, ये जितने हैं वो तो करो ना, ये तो मैं भेज दूंगा। जो ये हाँ वही कह रहा हूँ ना, यही वाले हैं सारे, बाकी तो पास पेपर ही हैं, वो आपने करने हैं। ये तो मैंने भेजे नहीं है नोट्स, और ये नोट्स और 2 क्वेश्चन मैंने वीकेंड पे भेजे थे, तो नोट्स में भी तो है ना। अच्छा नहीं आए, चलो मैं दे देता हूँ, वो भी कर देता हूँ, अभी सेंड कर देता हूँ। वो क्वेश्चन लाजमी करना है इस वीकेंड पे आपने। मैंने एक कर दिया, एक नहीं, जो मैंने अभी आज लिखवाया है वो मैंने नोट कर लिया। वो आपने लेट, जो पिछली अटेम्प्ट है दिसंबर वाली उसका। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, मैं डेफिनेशंस चलें आपको नोट्स में होंगी, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, सबसे पहले तो ये बता दें कि इसका क्वेश्चन ऑलमोस्ट कंपल्सरी है, आता ही आता है, सही है। 4-5 नंबर से लेके 12-15 नंबर तक ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, सही है। और लेंथी है थोड़ा टॉपिक, इसमें हमारा काफ़ी दिन लग जाएंगे क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो थोड़ा मुश्किल भी है, लेकिन लेंथी ज़्यादा है, सही है। इस वजह से इसमें ना टाइम काफ़ी लग जाता है। मेजर वन ऑफ द मेजर टॉपिक्स जो है वो है फाइनेंशियल। इसका हमारा जो बड़ा स्टैंडर्ड इसके बाद रह गया वो इनकम टैक्स का ही रह गया है, फिर आगे कंसोलिडेशन रह गई है, सही है। और बाकी फिर वो छोटे छोटे स्टैंडर्ड्स में वो साथ साथ चलते रहेंगे। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो क्या होते हैं? सबसे पहले फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, लिखना नहीं है ये, कल जब नोट्स आएंगे तो उसमें डेफिनेशन ये होगी। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है कि जिसमें एक पार्टी का फाइनेंशियल एसेट अराइज होता है और दूसरी पार्टी की फाइनेंशियल लायबिलिटी या इक्विटी अराइज होती है। यानी एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें फॉर एग्जांपल पार्टी ए है जिसमें इसका फाइनेंशियल एसेट अराइज, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक पार्टी का फाइनेंशियल एसेट अराइज हो और दूसरी पार्टी की फाइनेंशियल लायबिलिटी हो या इक्विटी हो। यानी अगर बी जो है वो कंपनी ए के शेयर्स परचेज कर लेती है तो बी की वो क्या है, सॉरी ए जो है वो बी की अगर शेयर्स परचेज कर लेती है तो बी क्या वो इन्वेस्टमेंट है, ए के लिए वो इन्वेस्टमेंट है। ए ने बी के शेयर्स अगर एक्वायर कर लिए तो ए के लिए वो क्या है, इन्वेस्टमेंट। तो ए इन्वेस्टमेंट इज अ फाइनेंशियल एसेट, इन्वेस्टमेंट इज अ फाइनेंशियल एसेट, वो भी हम डेफिनेशन में भी पढ़ेंगे, ठीक है। और बी की वो क्या है, इक्विटी है, सही है। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक पार्टी का फाइनेंशियल एसेट अराइज हो रहा हो, दूसरी पार्टी की फाइनेंशियल लायबिलिटी अराइज हो या इक्विटी अराइज हो रही है। जिस तरह से ए ने बी से चीजें खरीदी, ए का एंट्री करेगा परचेजेस टू पेबल, बी का एंट्री करेगा डायरेक्ट टू सेल्स। एक पार्टी का फाइनेंशियल एसेट है, डेटर इज अ फाइनेंशियल एसेट, और एक पार्टी की फाइनेंशियल लायबिलिटी है। क्लियर है? नॉर्मली तो ये रिटर्न भी हो सकता है
एम्प्लॉयड भी हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट, सही। तो अगर इसने इससे चीज़ें खरीदी हैं, एक की बुक्स में डेटर आ रहा है, एक की बुक्स पे क्रेडिटर आ रहा है, तो वो दायरा एक का फाइनेंशियल एसेट है, दूसरे की फाइनेंशियल लायबिलिटी है, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है दैट इज़ अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, सही। उसकी अकाउंटिंग जो है वो स्टैंडर्ड में डील होगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं फाइनेंशियल लायबिलिटी की तरफ, कि फाइनेंशियल लायबिलिटी की डेफिनेशन में चलते हैं। फाइनेंशियल लायबिलिटी की बात करें, फाइनेंशियल एसेट इसका ऑपोजिट है, इसकी डेफिनेशन। फाइनेंशियल लायबिलिटी कहता है एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है, दो पार्टीज के दरमियान एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट टू डिलीवर कैश और अदर फाइनेंशियल एसेट। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें आपने दूसरी पार्टी को कैश देना है, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल लायबिलिटी। यानी हम कहा करते थे कि फाइनेंशियल लायबिलिटी कब होगी, मैं वैसे इसको समझने के लिए, जिसमें C+C होगा। C+C का मतलब कॉन्ट्रैक्ट प्लस कैश। तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो भी वो आपकी फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं है, अगर उसमें कैश नहीं है तो भी वो आपकी फाइनेंशियल लायबिलिटी, कैश और अदर फाइनेंशियल एसेट लायबिलिटी नहीं है। जिस तरह हम एक बात करें कि हमने कस्टमर से एडवांस ले लिया, कस्टमर को हमने चीज़ें बेचनी थी, उससे हमें एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स जो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी होती है वो हमने उससे पैसे ले लिए। अब ये कॉन्ट्रैक्ट तो है, लेकिन बदले में हमने उसे क्या देना है, गुड्स या सर्विसेज, कैश तो नहीं देना ना। इसका मतलब ये एडवांस फ्रॉम कस्टमर आपकी फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं है, सही है। WPPF है, वर्कर्स प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड पेबल, या WWF पेबल है, या टैक्स पेबल है, आपका प्रोविजन फॉर टैक्स जो है वो आप डिलीवरी उसकी कैश में तो है, ज़ाहिर है आपने वर्कर्स को पैसे देने हैं या गवर्नमेंट को डिलीवर, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो लेजिस्लेटिव लायबिलिटी है, कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी नहीं है, वो आपकी क्या है, लेजिस्लेटिव लायबिलिटी। ये यानी गवर्नमेंट के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है ना कि मैंने उनको हर साल टैक्स देना है, ये तो मेरे पे मैंडेटरी है, मैंने टैक्स देना है अगर मेरा प्रॉफिट आएगा। वर्कर्स प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड है तो वो लॉ है, लॉ के मुताबिक मुझे देना ही देना है। मेरा कोई वर्कर्स के साथ एग्रीमेंट नहीं है कि जब भी मेरा साल का प्रॉफिट हुआ करेगा मैं आपको 5% दिया करूंगा, नहीं, कोई एग्रीमेंट नहीं है। तो ये तो लेजिस्लेटिव जो लायबिलिटीज होती हैं वो भी आपकी फाइनेंशियल लायबिलिटीज नहीं होती, क्यों, क्योंकि उसमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। क्लियर है। IAS 19 वाली लायबिलिटी जो हमारी होती है, डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, उसको तो स्पेसिफिकली एक्सक्लूड कर दिया है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। उसका स्टैंडर्ड चूंकि सेपरेट है तो इस स्टैंडर्ड से वो एक्सक्लूडेड है। यानी अगर आप कहेंगे जी आपकी बैलेंस शीट में डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन आ रही है तो आपकी फाइनेंशियल लायबिलिटी है, तो वो आपकी फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं है, क्यों, क्योंकि इस स्टैंडर्ड के स्कोप से ही उसको निकाल दिया गया है। टेक्निकली स्पीकिंग वैसे भी हमारे यहाँ बाय लॉ मैंडेटरी है, या तो आपने प्रोविडेंट फंड देना है या आपने ग्रेच्युटी देनी है, या डिफाइंड बेनिफिट देना है या डिफाइंड कंट्रीब्यूशन आपने देना है। एक जो बेनिफिट है पोस्ट रिटायरमेंट वो मैंडेटरी है, तो बेसिकली ये एक किस्म की लेजिस्लेटिव लायबिलिटी बन जाती है, तो ये भी हमारी फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं होती। हाँ, लेकिन अगर आपने किसी से कुछ चीज़ें खरीदी हैं तो वो आपकी फाइनेंशियल लायबिलिटी है, क्यों, क्योंकि आपने उसको पैसे देने हैं, दैट्स अ कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी, समझ रहे। तो फाइनेंशियल लायबिलिटी वो होगी कि जिसमें कॉन्ट्रैक्ट प्लस कैश होगा, कॉन्ट्रैक्ट टू डिलीवर कैश, या अदर फाइनेंशियल एसेट भी हो सकता है कि मैंने किसी से को पैसे लेने थे और किसी को पैसे देने थे, यानी आपसे 100 रुपया, आपको 100 रुपया देना था और किसी से 100 रुपया लेना था, तो मैं कहता यार मैंने इधर से लेके दे देना, आप आपस ही मुक लो। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट टू डिलीवर कैश नहीं है, बट कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि जिससे मैंने पैसे लेने थे वो मेरा फाइनेंशियल एसेट है, जिसको पैसे मैंने देने हैं वो मेरी लायबिलिटी है। तो अब मैं आपको कैश नहीं दे रहा बल्कि अपना फाइनेंशियल एसेट दे रहा हूँ, तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट टू डिलीवर कैश। अब मैंने कहा यार कैश दे देना, अब मेरा और तेरा कॉन्ट्रैक्ट है कि तूने, वो मैंने उससे पैसे लेने थे, वो हम तीनों मिलकर कर लेते हैं, तो वो डायरेक्ट तुम्हें पैसे दे देगा, तो हमारा आपस में तय हो गया कि वो, अब तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब ये मेरी फाइनेंशियल लायबिलिटी है, क्यों, क्योंकि ये सेटलमेंट कैश में अगर नहीं भी हो रही तो किस फॉर्म में हो रही है, फाइनेंशियल एसेट की फॉर्म में, डिलीवरी में। तो वो C+C तो मैं याद रखने के लिए, रट्टे के लिए अपनी स्टूडेंट लाइफ में
रटे के लिए वो रखता था कि C+C जो है वो कॉन्ट्रैक्ट प्लस कैश, बट दैट डजंट मीन कि हमेशा कैश ही होगा। अगर आपने कोई और फाइनेंशियल एसेट दे के भी अपनी लायबिलिटी सेटल करने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है तो वो फिर भी आपकी फाइनेंशियल लायबिलिटी ही कहलाएगी। सिर्फ जो मैंडेटरी लायबिलिटीज़ हैं या लेजिस्लेटिव लायबिलिटीज़ हैं वो आपकी फाइनेंशियल लायबिलिटीज हैं। डिविडेंड्स आपकी फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं होते। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, कोई शेयर होल्डर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है ना। लेकिन आपने लोन लिया है बैंक से, आपकी फाइनेंशियल लायबिलिटी है क्योंकि आपने पैसे वापस करने हैं। आपका जो अक्रूड मार्कअप आ रहा है, मार्कअप पेबल्स आ रहे हैं, वो आपकी फाइनेंशियल लायबिलिटी है। क्यों? क्योंकि आपने देने हैं पैसे। बैंक से तय किया हुआ है कि जनाब इतना % आपको हर साल हम दिया करेंगे। सैलरीज पेबल हैं, एक्रूड एक्सपेंसेस हैं, आपकी फाइनेंशियल लायबिलिटीज हैं। क्यों? क्योंकि आपने देने हैं पैसे। तो एक तो ये चीज होती है लायबिलिटी, सही है। दूसरा अगेन ये अब एक सेपरेट भी, यानी ये अलग-अलग है, उसके साथ मिक्स नहीं है, यानी ये भी फाइनेंशियल लायबिलिटी होती है। FA मतलब फाइनेंशियल एसेट, FA मतलब फाइनेंशियल, पूरा नहीं अब मैं लिख रहा। ये कल आपको जब नोट्स मिलेंगे उसमें लिखा होगा ये सारी चीजें। Contract to exchange financial asset or liabilities under conditions that are potentially unfavorable. Potentially unfavorable. Potentially unfavorable चीज वो होती है कि जहां पे एंटिटी के पास राइट ना हो कैश को अवॉइड करने का। मैंने बैंक से लोन लिया, मैं बैंक को कह सकता हूं कि जाओ ना 100 पैसे नहीं लबने, नहीं कह सकता। मेरे पास कोई राइट नहीं है कैश की पेमेंट को अवॉइड। बैंक अपनी मर्जी से छोड़ दे तो छोड़ दे, मेरे पास राइट नहीं है, मेरी ऑब्लिगेशन है पैसे देने ही देने, सही है। तो ये इसका मतलब है कि दीज कंडीशंस आर पोटेंशियली अनफेवरेबल फॉर मी, सही है। कि जहां पे मेरे पास, यानी मैंने किसी को सैलरी देनी है, उससे काम करवाया है, तो मैं कहूँ जी तनख्वाह नहीं देनी, नहीं हो सकता। वो कोर्ट में ले जाएगा, लेबर कोर्ट में, मैंडेटरी है, मेरी ऑब्लिगेशन है लीगल कि काम करवाया था पैसे देने ने, सही है। तो कंडीशंस जो हैं वो पोटेंशियली अनफेवरेबल। तो ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कंडीशंस पोटेंशियली अनफेवरेबल हों वो भी आपका फाइनेंशियल लायबिलिटी कहलाता है, ठीक है। इसका एक इस तरह इसका एक मैंने फॉर एग्जांपल लोन लिया बैंक से 10 मिलियन और उस पर इंटरेस्ट मैंने देना है 11% पर एनम और उसका टर्म है 5 years। फाइनेंशियल लायबिलिटी है, यस, इट्स अ फाइनेंशियल लायबिलिटी, इट्स अ फाइनेंशियल लायबिलिटी। इवन इसका मार्कअप भी मेरी फाइनेंशियल लायबिलिटी होगा और लोन भी मेरी फाइनेंशियल लायबिलिटी होगा, ठीक है। अब एक चीज होती है प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? दो तरह के शेयर्स हैं, ऑर्डिनरी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? ऐसे शेयर्स जिनको ऑर्डिनरी शेयर्स पे प्रेफरेंस है दो चीजों में, डिविडेंड्स में प्रेफरेंस है और डिस्ट्रीब्यूशन एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, यानी जब वाइंडिंग अप होगी कंपनी की, कंपनी लिक्विडेट होगी, एसेट्स बेच के लायबिलिटीज पे ऑफ करके जो पैसे बचेंगे वो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिए जाएंगे, उसके बाद ऑर्डिनरी शेयर। यानी कहने का मकसद है कि इनको हर तरह की डिस्ट्रीब्यूशंस पे प्रायोरिटी होती है, वो डिविडेंड की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूशंस हो जाएं या वो वाइंडिंग अप के टाइम पे डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, ये पहले इनको दिया जाता है, उसके बाद आप ये नहीं कह सकते ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे दें और प्रेफरेंस शेयर्स वालों को ना दें, नहीं, इनकी प्रेफरेंस होती ही होती है, सही है। इनको क्लासिफाई दो तरह से किया जा सकता है। एक होते हैं
क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स और एक होते हैं नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स और नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं जिनमें डिविडेंड मैंडेटरी है, इन पे मैंडेटरी डिविडेंड होता है। आप जब प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं प्रेफरेंस शेयर्स के लिए तो आप उसमें लिख देते हैं कि जनाब 10% या 11% डिविडेंड। तो इसका मतलब है कि अब जो भी शेयर होल्डर आपके प्रेफरेंस शेयर्स ले रहा है और आपको पैसे दे रहा है उसको पता है कि आपने हर साल कितना डिविडेंड देना है, 11%, जितना भी प्रोस्पेक्टस में लिख दिया। अब आप उसे स्टेप बैक नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि जी आप तो शेयर होल्डर हैं तो हम इसको ना भी देंगे डिविडेंड तो क्या है। आप वो कहेगा नहीं जी प्रोस्पेक्टस में लिखा है आपने कि हम क्यूमुलेटिव डिविडेंड है। मैंने तो इसी वजह से इन्वेस्टमेंट की थी। अगर मुझे पता होता कि ये क्यूमुलेटिव डिविडेंड्स वाले नहीं है तो मैं लेता ही ना शेयर। तो क्यूमुलेटिव डिविडेंड क्या होता है, कौन से वाले, जिन पे डिविडेंड मैंडेटरी। अगर वो कंपनी एक साल वो डिविडेंड नहीं भी देती तो उसको अक्रू करना पड़ता है, फिर वो जब भी पे करेगी सारे सालों के जो अनपेड डिविडेंड सारे देना पड़ेंगे ये। और नॉन क्यूमुलेटिव जिन पर डिविडेंड्स मैंडेटरी नहीं है, वो प्रोस्पेक्टस में लिखना होता है आपने कि ये जो आप प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर रहे हैं ये क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं या नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं। तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो डिविडेंड मैंडेटरी है, नॉन क्यूमुलेटिव है तो डिविडेंड मैंडेटरी नहीं है। सही है। वो जब कंपनी डिक्लेयर करेगी वो डिविडेंड मिल जाएगा, उस साल अक्रू कर लेगी। जिस साल कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करेगी उस साल अक्रू भी नहीं करेगी। अगर नॉन क्यूमुलेटिव में मैंडेटरी नहीं है तो फिर इधर एक ही पीछे रह जाती है, ये डिस्ट्रीब्यूशन वाली उसके आती बात। हाँ तो प्रेफरेंस ही है नहीं, तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि ऑर्डिनरी को डिविडेंड मिल जाए और प्रेफरेंस को ना मिले। नॉन क्यूमुलेटिव का ये मतलब नहीं है। देखो ना कंपनी ने डिसाइड किया इस साल कोई डिविडेंड नहीं देना। बात समझ गया हूं, मतलब ऑलवेज गेट प्रेफरेंस। हाँ ठीक है, ठीक हो। ऐसा नहीं हो सकता कि नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऑर्डिनरी वालों को डिविडेंड दे दें और प्रेफरेंस वालों को ना दें। नहीं, ठीक है समझ गया। जब अगर नहीं देना तो दोनों को ही नहीं देना, लेकिन अगर देना है किसी साल तो पहले प्रेफरेंस वालों को फिर ऑर्डिनरी वालों को। ऐसा ऑर्डिनरी वालों को कभी भी प्रेफरेंस नहीं होगी। सिर्फ इसमें यह है कि यार जब कैश फ्लोज होंगे जिस साल दे दिया करेंगे, जिस साल नहीं होंगे, या जब कैश फ्लो 10% वाले होंगे 10% दे दिया करेंगे, जब कैश फ्लो 5% वाले होंगे 5% दे दिया करेंगे, जब 0% होगा 0% होगा। तो परसेंटेज जो है वो डिफाइंड नहीं है, 0% भी हो सकता है और 10% भी हो सकता है। बट दैट डजंट मीन के ऑर्डिनरी शेयर्स वालों को प्रेफरेंस मिल गई, नहीं। अगर डिविडेंड नहीं मिला तो फिर उनको भी नहीं मिलेगा। सही है। या एक और तरीका होता है इनकी क्लासिफिकेशन देखने का, वो तरीका होता है, एक होते हैं रिडीमेबल और इररिडीमेबल। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं जिनका फिक्स पीरियड होता है। यानी आप 5 साल के लिए आप कहते हैं जी हमने 10 मिलियन के प्रेफरेंस शेयर्स इशू करने हैं जिन पे 11% डिविडेंड होगा और 5 साल के लिए होंगे। इसका मतलब है कि 5 साल बाद कंपनी उनको पैसे वापस करेगी, 5 साल उनको डिविडेंड देती रहेगी। क्यूमुलेटिव है, अगर नॉन क्यूमुलेटिव है तो मर्जी है कंपनी की। बट रिडीमेबिलिटी कब होगी ये भी प्रोस्पेक्टस में लिखना होता है कि आपके प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल हैं या इररिडीमेबल हैं। तो इररिडीमेबल हैं तो वो परपेचुटी में है, यानी उनका कोई टाइम पीरियड नहीं है, इनडेफिनेट टाइम पीरियड के लिए। अगर रिडीमेबल है तो आपको फिर टाइम पीरियड फिक्स करना। तो आप लिखते हैं जब इवन आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी जब लिखते हैं तो आप लिखते हैं क्यूमुलेटिव रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स या नॉन क्यूमुलेटिव रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स या नॉन क्यूमुलेटिव इररिडीमेबल। इसका नाम ही पूरा इसी तरह लिखा जाता है, यानी सिर्फ प्रेफरेंस शेयर्स नहीं लिखा जाता। आप लिखते हैं कि क्यों और उसके साथ फिर यानी अगर फॉर एग्जांपल क्यूमुलेटिव है तो आप इस तरह से, क्यूमुलेटिव रिडीमेबल है तो आप इस तरह से लिखते हैं 11%
क्यूमुलेटिव रिडीमेबल, यानी इनका नाम ही ये होगा। इसका मतलब क्या है कि जी डिविडेंड मैंडेटरी है और कितना डिविडेंड मिला करेगा 11% हर साल, और इनका टाइम पीरियड भी फिक्स है और ये प्रेफरेंस शेयर्स है। सही है। अब वो 11% नॉन क्यूमुलेटिव रिडीमेबल भी हो सकता है, 11% क्यूमुलेटिव रिडीमेबल भी हो सकता है। सही है। तो हमने एक प्रेफरेंस शेयर इशू की है, ये वाले जो मैंने ऊपर लिखे हैं, क्यूमुलेटिव 10 मिलियन के, और उस पर डिविडेंड का जो रेट है क्यूमुलेटिव 11% है, और इनकी टर्म जो है वो यानी रिडीमेबल है, यानी कि 5 साल बाद पैसे वापस कर दूंगा। हर साल कितना डिविडेंड दूंगा 11% और 10 मिलियन। इसमें मेरे पास कोई राइट है, मैं कैश अवॉइड कर सकता हूँ लोन में, मुझे हर साल इंटरेस्ट भी देना है 11% और 5 साल के बाद आके 10 मिलियन भी वापस करना है, लीगली बाउंड हूँ मैं। सही है। यहाँ पे मैं कोई डिविडेंड या प्रिंसिपल रीपेमेंट को अवॉइड कर सकता हूँ? यहाँ नहीं कर सकता। यहाँ भी हर साल मुझे कितना डिविडेंड देना है 11%। ठीक है। तो फर्क क्या रह गया फिर दोनों में सब्सटेंस पॉइंट ऑफ व्यू से? ये एक तरह की लायबिलिटी टू शेयर होल्डर्स है, वो है तो लायबिलिटी ना। यहां पे भी कंडीशंस पोटेंशियली अनफेवरेबल हैं और यहाँ पे भी कंडीशंस पोटेंशियली अनफेवरेबल है। तो अकाउंटिंग की लैंग्वेज में ये आपकी फाइनेंशियल लायबिलिटी है। अकाउंटिंग इसको कहेगा, लीगल फॉर्म इसकी इक्विटी है, लेकिन अकाउंटिंग कहेगा नहीं जी इस इक्विटी का सब्सटेंस ही नहीं बनता। क्यों? क्योंकि इसको हर साल आपने ये भी देना है, रिटर्न भी इसका देना है, चाहे उसका नाम कुछ भी हो, लेकिन आप अवॉइड तो नहीं कर सकते ना। और ऑर्डिनरी शेयर होल्डर आके नहीं जी बनू भी दो, आप ना दें, उसका सब्सटेंस ही वो वाला नहीं है। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर 5 साल बाद आके कहे जी आप पैसे अपने शेयर फोड़ा बनो, पैसे दो, जिस मर्जी कोर्ट में चला जाए, हमने नहीं करना। ना लीगल ऑब्लिगेशन ना कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन, उसको पैसे चाहिए, मार्केट में शेयर बेच के पैसे ले ले। उसे ज्यादा तकलीफ हो रही है, हम डिविडेंड नहीं दे रहे तो शेयर बेच दे, हमने फिर भी नहीं खरीदना। बेचना भी कहां पड़ेगा? मार्केट में। इसका मतलब है कि ऑर्डिनरी शेयर की तो वैसे ही डेफिनेशन नहीं बनती पोटेंशियली अनफेवरेबल वाली। प्रेफरेंस शेयर्स हो सकते हैं पोटेंशियली अनफेवरेबल, और वो भी कब? जब वो क्यूमुलेटिव होंगे और रिडीमेबल होंगे। सही है। तो यहां पे भी कंडीशंस जो हैं वो पोटेंशियली अनफेवरेबल है। इस वजह से अकाउंटिंग की लैंग्वेज में ये हमारी इक्विटी नहीं है, अकाउंटिंग की लैंग्वेज में भी ये हमारी लायबिलिटी है। तो इसको हम इक्विटी मतलब एज पर स्टैंडर्ड इसको हम इक्विटी में नहीं शो कर सकते। लीगली जाहिर है हमें इक्विटी में इसको शो करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारा कंपनीज एक्ट जो है वो गवर्न करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। तो हम ये लिखते हैं स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस में कि जहाँ पे हमारे जो लोकल लॉज हैं वो कॉन्फ्लिक्ट करेंगे स्टैंडर्ड्स के साथ, तो हम हमेशा ऐसे ही होता है, लोकल लॉज प्रिवेल करते हैं। तो लोकल लॉ चूंकि हम नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ ही स्टैंडर्ड्स हैं, तो स्टैंडर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपसे वो पूछता है तो आप उसको कहेंगे कि ये हमारी फाइनेंशियल लायबिलिटी है। और फाइनेंशियल एसेट जो है वो इसका ऑपोजिट है कि फाइनेंशियल एसेट में कॉन्ट्रैक्ट टू डिलीवर कैश नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट टू रिसीव कैश होगा, या एक्सचेंज फाइनेंशियल एसेट या लायबिलिटीज अंडर कंडीशंस दैट आर पोटेंशियली फेवरेबल। सही है। कैश इज ऑलवेज, यानी वो डेफिनेशन की देखें फाइनेंशियल एसेट की, तो इसमें भी एक दो चीज़ें और हैं जो हमने अभी नहीं पढ़ी। वो फाइनेंशियल लायबिलिटी सिर्फ यहाँ नहीं है, दो चीज़ें उसमें और भी हैं, वो हम कल देखेंगे क्या चीज़ें और फाइनेंशियल लायबिलिटी हो सकती हैं। इस तरह से फाइनेंशियल एसेट में अगर सिंपल बात करें तो इसका ऑपोजिट फाइनेंशियल एसेट है। कैश इज ऑलवेज अ फाइनेंशियल एसेट। फाइनेंशियल एसेट की डेफिनेशन देखें तो उसमें सबसे पहले लिखता है कैश, तो कैश इज ऑलवेज अ फाइनेंशियल एसेट। उसको इस डेफिनेशन पे परखना नहीं है, वो अलहदा से बता दिया है। इसी तरह से अगर किसी कंपनी के आपने शेयर्स परचेज किए हैं
आपकी बुक्स में वो इन्वेस्टमेंट शो होगी, तो वो भी आपका फाइनेंशियल एसेट है इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस। फिर तीसरी चीज कहता है कि उन दोनों के अलावा अगर आपने किसी चीज को देखना है कि फाइनेंशियल एसेट है या नहीं है तो इस डेफिनेशन पे परख लें। प्रीपेड एक्सपेंसेस फाइनेंशियल एसेट होंगे या नहीं? आपने पूरे साल की इंश्योरेंस पे कर दी है, प्रीपेड इंश्योरेंस फाइनेंशियल एसेट है, एसेट है ना, करंट एसेट है, फाइनेंशियल एसेट होगा या नहीं? क्यों नहीं होगा? रीजन भी देनी है। कॉन्ट्रैक्ट है लेकिन कैश नहीं आना, वो कैश नहीं आना, हमने उसके अगेंस्ट पे कर चुके हैं ऑलरेडी। तो अब ऐसे तो नहीं होता कि हमने इंश्योरेंस पे कर दिया उसी को ये वापस दे, वो हमने एक्सपेंस आउट ही करनी है प्रीपेड को। एडवांस टू कस्टमर, एडवांस टू सप्लायर्स, ये भी नहीं है क्योंकि इसके अगेंस्ट गुड्स आनी है, कैश नहीं आना। डेटर्स फाइनेंशियल एसेट है, डेटर से आना ही कैश है। डेटर तो सबसे, कैश के बाद सबसे खूबसूरत, कैश और इन्वेस्टमेंट्स के बाद सबसे इजी डेटर, जो इजी जो फाइनेंशियल एसेट है वो डेटर ही है, उससे आना ही कैश है। सही है। डिपॉजिट्स आपका फाइनेंशियल एसेट है क्योंकि ज़ाहिर है जब डिपॉजिट मैच्योर होगा आपको पैसे वापस आ जाएंगे। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज, लेकिन कौन सी वाली इन्वेस्टमेंट? चले ये भी है, देखें हमने इन्वेस्ट, आगे जाके हम पढ़ेंगे डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स के कंसोलिडेशन, हमने चूंकि अभी नहीं पढ़ी, तो आगे जाके हम डिफरेंट पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर्स। सही है, एक हम पढ़ेंगे मोर देन 50% इन्वेस्टमेंट अगर हो किसी कंपनी में तो आपने उसको क्या ट्रीट करना है। एक है आप 20% से लेके किसी कंपनी के 50% यानी 30% शेयर्स, 40% शेयर्स एक्वायर कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट का, तो आपने उसको किस तरह ट्रीट करना है। और एक है लेस दैन 20% शेयर्स। तो ये जो इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है IFRS ने, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट IFRS 9 वो इसको डील करता है। ठीक है, लेस दैन 20% जो शेयर्स हैं वो हम उसको IFRS 9 में, क्योंकि ये वाले जो हैं ये जो 20 to 50% है इसको IAS 28 डील करता है और इसको IFRS 3 कंसोलिडेशन एंड IFRS 10 डील करता है। तो हमारा अभी फिलहाल फोकस जो है वो लेस देन 20% शेयर होल्डर्स पे है कि अगर आपने किसी कंपनी के 20% से कम, अप टू 20% शेयर्स, 20% से कम, बल्कि अप टू 20% नहीं, 20% से कम, 20% पे वो आपकी एसोसिएट बन जाती है। तो 20% से कम शेयर्स अगर किसी कंपनी के आपने परचेज किए हैं तो उसका जो आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में वो इन्वेस्टमेंट शो होगी। ठीक है जी। एक ये क्लियर है यहाँ तक? अगला कॉन्सेप्ट पे जा रहे हैं, ये तो अभी डेफिनेशन ही हुई है। अब जो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हम पढ़ने जा रहे हैं, और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में सबसे ज़्यादा टेस्ट होने वाला कॉन्सेप्ट यही है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। शुरू में तो खैर यही टेस्ट करता था, हर बार आप ज़ाहिर दूसरी चीज़ें टेस्ट करता, ये इतना टेस्ट नहीं करता, लेकिन इवन देन इसकी जो IAS 32 में इसकी जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के जो स्टैंडर्ड डील करते हैं, एक है IAS 32, एक है IFRS 9 और एक है IFRS 11। तो बाय द टाइम हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मुकाएंगे ये तीनों स्टैंडर्ड्स हम कर चुके होंगे। ठीक है, तो अगला कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ये हमने IFRS 2 में भी थोड़ा सा देखा हुआ है। कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है, कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जिसमें लायबिलिटी कंपोनेंट भी होता है, एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जिसमें लायबिलिटी कंपोनेंट भी होता है और इक्विटी कंपोनेंट भी होता है। नॉर्मली जो हमारे कन्वर्टेबल्स होते हैं वो कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, यानी जो हमारी
ऑप्शंस होती हैं। आपने एक पार्टी को ऑप्शन दे दी, उस आपने प्रेफरेंस शेयर्स, फॉर एग्जांपल प्रेफरेंस शेयर्स की ही हम बात कर लेते हैं, या लोन नोट्स की बात कर लेते हैं, बॉन्ड्स की बात कर लेते हैं, कि आपने बॉन्ड्स इशू किए 5 साल के लिए, 100 मिलियन के बॉन्ड्स इशू किए, और आपने उस पर मार्कअप कहा जी आपको 5% मिला करेगा हर साल, और 5 साल उसकी टर्म है। 5 साल बाद आप चाहें तो कैश ले लीजिएगा, चाहें तो आपके 100 मिलियन के बॉन्ड्स को शेयर्स में कन्वर्ट करवा लीजिएगा। तो इनको कहा जाता है ये कन्वर्टेबल्स हैं। मैंडेटरी कन्वर्जन नहीं होती, ऑप्शन दी जाती है बॉन्ड होल्डर को या प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, ऑप्शन दी जाती है, चाहो तो कैश ले लेना, चाहो तो इन बॉन्ड्स को या प्रेफरेंस शेयर्स को ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट कर लेना। क्या करेगा वो? कैश लेगा, शेयर्स में कन्वर्ट करवाएगा। मार्केट वैल्यू 5 साल बाद जाके देखेगा कि जो ऑर्डिनरी शेयर्स हैं उनकी मार्केट वैल्यू क्या है। अगर कैश की वैल्यू ज़्यादा होगी, ऑर्डिनरी शेयर्स जो मिल रहे हैं उनकी मार्केट वैल्यू कम होगी, तो वो कैश ले लेगा। अगर ऑर्डिनरी शेयर्स की वैल्यू ज़्यादा है और कैश की वैल्यू कम है तो वो डेफिनेटली ऑर्डिनरी शेयर्स ले लेगा। ठीक है, बट इन एनी केस इस तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं कि जिनमें कन्वर्टेबिलिटी का ऑप्शन होता है, कन्वर्टेबिलिटी इनटू ऑर्डिनरी शेयर्स, कि जिनमें कन्वर्टेबिलिटी का ऑप्शन होता है ऑर्डिनरी शेयर्स की, ऑर्डिनरी शेयर्स में, उस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स को कहा जाता है कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ये इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें लायबिलिटी कंपोनेंट भी होता है और इक्विटी कंपोनेंट भी होता है। क्यों? क्योंकि वो कैश भी ले सकता है और शेयर्स में भी कन्वर्जन करवा सकता है। तो इसका मतलब है कि, और वो पता कब चलना है? 5 साल बाद। तो हम 5 साल वेट नहीं कर सकते कि जब 5 साल बाद ये डिसीजन करेगा उस हिसाब से अकाउंटिंग कर लेंगे, नहीं, अकाउंटिंग हमने साथ साथ करते रहना है। सही है। अब अकाउंटिंग इसकी क्या होनी है, हमें लायबिलिटी और इक्विटी कंपोनेंट को अलग-अलग करना पड़ता है। इस पूरे इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू एक जो 100 मिलियन के, लेट से मैं कह रहा हूँ जो बॉन्ड्स इशू किए हैं, तो इस पूरे 100 मिलियन के बॉन्ड्स हैं, इस 100 मिलियन में से मुझे इक्विटी कंपोनेंट को सेपरेट करना है और लायबिलिटी कंपोनेंट को सेपरेट करना है। क्लियर? अब ये कैसे करना है वो हम प्रैक्टिकली देखते हैं क्या होगा। देखें, फॉर एग्जाम्पल इधर देखिएगा, ये लिख लें चलें कि मैंने बॉन्ड्स इशू किए ₹50 मिलियन के, और इस पर कूपन है 9%। कूपन होता है जो एक्चुअल इंटरेस्ट पेमेंट है, जो एक्चुअल इंटरेस्ट पेमेंट है उसको हम कूपन बोला करेंगे। सही, उसका टेक्निकल वर्ड जो है वो कूपन है या कूपन है। सही है, यानी मैं इसको इंटरेस्ट नहीं बोला करूंगा, मैं कूपन ही बोला करूंगा। सही है कि हर साल, और इसकी टर्म जो है 5 ईयर्स है। व्हाट डज इट मीन? हर साल मैंने कितने पैसे देने हैं? कितना बनता है? 4.5। तो हर साल मैंने 4.5 मिलियन देना है। 5 साल, पहले साल के एंड पे भी 4.5 मिलियन देना, दूसरे साल के एंड पे भी 4.5, तीसरे साल के एंड पे 4.5, चौथे साल के एंड पे 4.5, 5वें साल के एंड पे 4.5 प्लस 50 मिलियन, अगर ये बॉन्ड्स में कन्वर्टेबिलिटी ना हो। तो हम अज्यूम करते हैं कि इन बॉन्ड्स में कन्वर्टेबिलिटी नहीं है। सही है। अब एक और बॉन्ड में इशू करता हूं, सेम बॉन्ड में एक और बॉन्ड इशू करता हूं, ये अलहदा है बॉन्ड्स, ये अलहदा है, ये दूसरे बॉन्ड्स है, वो भी, उनकी वैल्यू भी 50 मिलियन है, उनकी टर्म भी है 5 ईयर्स, लेकिन इनमें कन्वर्जन ऑप्शन है। ये विदाउट कन्वर्जन ऑप्शन थे। क्या ख्याल है, ये जो कन्वर्जन ऑप्शन है ये मैं किसको, मेरा फायदा है या कि बॉन्ड होल्डर को फायदा है? बॉन्ड होल्डर को फायदा, जिसके पास ऑप्शन है उसको फायदा ही है। सही है। क्या इस पे भी कूपन में 9 रखूंगा?
यानी एक ऐसा बॉन्ड जिसमें कन्वर्जन ऑप्शन नहीं है उस पे 9% मिलता है। तो अगर कन्वर्जन ऑप्शन वाले पे भी क्या 9% मिलेगा? नहीं, कम होगा, डेफिनेटली कम होगा। सही है, तो इसका कूपन डेफिनेटली जो कवर उसका इसका कूपन डेफिनेटली कम हुआ करेगा। डेफिनेटली कम हुआ करेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट है ना, ये कहेगा कि भाई 50 मिलियन के बॉन्ड्स आपको इशू करता हूं, 5 साल टर्म होगी कन्वर्जन ऑप्शन के साथ। सही है, कूपन वो कहेगा 9% दो, तो मैं कहूंगा भाई 9% तो उसका है जिसमें कन्वर्जन ऑप्शन नहीं है, तो मैं तो आपको ऑप्शन का फायदा दे रहा हूं, तो मुझे भी तो कोई फायदा दो। तो वो कहेगा अच्छा यार, तो फिर इंटरेस्ट रेट कम कर देते हैं। सही है, तो जो विद कन्वर्जन ऑप्शन है उसका कूपन हमेशा कम हुआ करेगा, हमेशा कम हुआ करेगा। अब सवाल ये उठता है, हमने बात कहां से शुरू की थी कि हमने कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को लेके चलना है और उसमें से लायबिलिटी और इक्विटी कंपोनेंट को सेपरेट करना है। अब इसको सेपरेट करने का तरीका क्या है वो हम लिख लेते हैं। सबसे पहला काम करें कि आप अपनी सारी कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट कर लें, लेकिन वो जो कैश फ्लोज की आपने प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसके लिए रेट कौन सा यूज करना है? ऐसे बॉन्ड का रेट यूज करना है कि जो हर लिहाज से आपके बॉन्ड से मुताबिकत रखता हो, सिर्फ एक फर्क हो कि आपके बॉन्ड में कन्वर्जन ऑप्शन है और उस बॉन्ड में कन्वर्जन ऑप्शन ना हो, उसका रेट जो ये है। इन दोनों का प्रिंसिपल कितना है? टर्म कितनी है? 5 ईयर्स। इसमें कन्वर्जन ऑप्शन है, इसमें कन्वर्जन ऑप्शन नहीं है, सिर्फ ये फर्क होना चाहिए। यानी तो आप अपनी कैश फ्लोज को इस रेट पे डिस्काउंट कर लें। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि ये आपका बॉन्ड आपने इशू किया है और आप जो रेट यूज कर रहे हैं, रेट हमने विदाउट कन्वर्जन ऑप्शन वाले बॉन्ड का यूज करना है, और वो विदाउट कन्वर्जन ऑप्शन वाला जो आपने रेट लिया वो 100 मिलियन था। नहीं, जो आपने रेट यूज करना है मार्केट से, आपने शायद ना इशू किए हो, ये मार्केट में ऑलरेडी इशूड है। जरूरी नहीं कि अपने बॉन्ड्स का ही रेट इशू करना है, नहीं 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 नहीं, नहीं। आप मार्केट में देखें कि मार्केट में ऐसा बॉन्ड जो 50 मिलियन का है जिसकी टर्म 5 साल है और उसमें कन्वर्जन ऑप्शन नहीं है, तो उसका क्या रेट है? तो उसका क्या रेट है? 9%। यानी कहने का मतलब है कि जो कंपैरिजन के लिए बॉन्ड लेना है उसकी प्रिंसिपल भी वही होना चाहिए, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस भी वही होनी चाहिए, सिर्फ फर्क जो हो वो किस चीज का हो? कन्वर्जन एंड नॉन कन्वर्जन का। तो उसका रेट लें, उस रेट पे अपने बॉन्ड की कैश फ्लोज को डिस्काउंट कर लें। अब मेरा अपना बॉन्ड है, ये है मेरा बॉन्ड, ये है, इसकी कैश फ्लोज को अगर मैं प्लॉट करूं फॉर एग्जांपल 5 साल का है, तो पहले साल मैंने कितना देना है? इंटरेस्ट देना है कितना? 15 to 5%, 8%। नहीं, मेरा तो बॉन्ड 8% वाला ही है ना, कन्वर्जन ऑप्शन 4। दूसरे साल भी 50 into 8%, 4। तीसरे साल भी 50 into 8%, चौथे साल भी 50 into 8%, और 5वें साल 50 into 8%, 4 प्लस प्रिंसिपल भी रीपे करना है। ऐसे ही है ना? ये मैंने ऐसे कैश फ्लोज अपनी प्लॉट कर ली। पहले साल इंटरेस्ट देना, दूसरे साल इंटरेस्ट देना, तीसरे साल इंटरेस्ट देना, चौथे साल इंटरेस्ट देना, 5वें साल इंटरेस्ट भी देना है और
प्रिंसिपल भी वापस कर देना। जरूरी नहीं है कि ये प्रिंसिपल फेस वैल्यू ही वापस करने हो। क्वेश्चन में अगर वो कह देता है कि जी प्रिंसिपल की रीपेमेंट होगी 10% प्रीमियम पे, तो फिर यहाँ पे 50 नहीं आएगा बल्कि 55 आ जाएगा प्रीमियम ऐड करके। अगर वो कहता है जी प्रिंसिपल की जो रीपेमेंट है वो होनी है डिस्काउंट पे, तो उतना कम है। कहने का मकसद है कि एक्चुअल कैश फ्लोज, जो आपके बॉन्ड की एक्चुअल कैश फ्लोज होनी है वो पहले प्लॉट कर लें। ये प्लॉट हो गई। अब इनकी हमने क्या कैलकुलेट करनी है, प्रेजेंट वैल्यू। किस रेट पे, विदाउट कन्वर्जन। तो विदाउट कन्वर्जन वाले का रेट कितना है 9%, तो इंटू 1 प्लस 9% रेज़ टू पावर -1। अभी लिखना नहीं आप, चल लिख लें, मैं फिर आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा। एनओटी लगाएंगे। तो ये जो टोटल आएगा इसका, ये हमारा लायबिलिटी कंपोनेंट है, यानी ये हमारी लायबिलिटी आएगी। ठीक है। या इन शॉर्ट हम ये भी कर सकते हैं कि इंटरेस्ट हर साल सेम देना है। कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। तो इंटरेस्ट पे हम एन्युटी लगा लें और प्रिंसिपल पे सिंपल प्रेजेंट वैल्यू लगा लें। हम यही किया करेंगे। ठीक है। तो हम प्रेजेंट वैल्यू अगर जब फाइंड करेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कूपन प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल, इस तरह कर लिया करेंगे। तो कूपन पे हम लोग एन्युटी का फॉर्मूला लगा लेते हैं, अभी हम पढ़ के आए हैं। रेट याद रखिएगा, प्लस प्रिंसिपल है जी 50 इंटू 1 प्लस -5, तो सेम ही आएगा। इसका भी टोटल कर लें, सेम आएगा, ये भी सेम ही आएगा, करके देख लीजिएगा। रेट बात बस याद रखना है, रेट हमने वो वाला यूज करना है जो विदाउट कन्वर्जन ऑप्शन वाला है। वैसे भी अगर अपना रेट 8% पे डिस्काउंट करेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू 50 ही आ जाएगी। अगर मैं यहाँ पे 8% रखूंगा ना, यहाँ भी 8% रखूंगा और यहाँ भी 8% रखूंगा, तो ये इसका जवाब 50 आएगा, क्योंकि जिस रेट पे कंपाउंड हो रहा है उसी रेट पे डिस्काउंट हो रहा है, 50 ही है। जी कितनी आ गई वैल्यू, उसको ऐड कर लो 50 को या सेपरेट सेपरेट बता दो। नहीं इकट्ठी बता दे बेशक, खैर 48, ये है लायबिलिटी का, यानी टोटल मेरे पास पैसे कितने आए हैं, टोटल पैसे में बॉन्ड से कितने आए हैं मेरे पास 50 मिलियन। तो फिर उस 50 मिलियन में से मेरा जो कंपोनेंट है लायबिलिटी वाला वो है 48.05। समझ आई? यानी मैं एंट्री कर लूंगा बॉन्ड कितने के इशू किए हैं 50 मिलियन के, तो बैंक जो है वो मेरा डेबिट हो जाएगा 50 मिलियन से, फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रेडिट हो जाएगी 48 जो बैलेंसिंग फिगर है वो मेरी इक्विटी है, रिजर्व एक बना लूंगा। कितना बनता बैलेंसिंग फिगर 1.95। ये जिस दिन इशू की है उस दिन मैं ये एंट्री कर लूंगा। क्लियर है जी? कितने टर्म है 5 साल बाद उसके पास ऑप्शन है, वो चाहे तो कैश ले ले चाहे तो शेयर्स ले ले। अब प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट ही ये है कि जो अमाउंट प्रेजेंट वैल्यू पे आती है वही अमाउंट ने अल्टीमेटली कंपाउंड भी होना होता है। तो हम एक एमोटाइजेशन शेड्यूल बनाएंगे 5 साल का, 1 2
3 4 5 ओपनिंग बैलेंस, इंटरेस्ट, कैश फ्लो, पेमेंट जो है और क्लोजिंग बैलेंस। कितनी है मेरी ओपनिंग लायबिलिटी? 48.0 इस पे हर साल इंटरेस्ट लगाया करूंगा। ये किस रेट पे डिस्काउंट हुई है? 9%। इतना ही इस पे आया करेगा। कितना आया पहले साल का इंटरेस्ट? 4.33। और पेमेंट कितनी करनी है पहले साल इंटरेस्ट की? 4.32। ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस होगा। कितना बनता है? 48.38। सही है। ये एंट्री आपने शुरू में की, लेट्स से फॉर एग्जांपल ये 1 जनवरी 2020 था, पहला साल आपका ख़त्म हुआ 31/12/20 का, तो आप एंट्री करेंगे इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रेडिट। सही है। कितना? और ये इंटरेस्ट एक्सपेंस वो लिया करेंगे आप जो अमोर्टाइजेशन शेड्यूल में है। अमोर्टाइजेशन शेड्यूल में कितना इंटरेस्ट एक्सपेंस आ रहा है? ये आएगा। ठीक है। पेमेंट कितनी हुई ईयर एंड पे? इंटरेस्ट की तो फाइनेंशियल लायबिलिटी डेबिट 4 से, बैंक क्रेडिट 4 से। यानी क्या है, कहने का मतलब कूपन आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं होता। कूपन हमेशा आपकी पेमेंट होती है और पेमेंट की एंट्री लायबिलिटी टू बैंक होती है। कूपन कभी भी इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं होगा। कॉन्सेप्चुअली बात हमेशा याद रख लें। कूपन सिर्फ उस सूरत में आप, कूपन की एक ही एंट्री है एंड दैट इज कूपन इज अ पेमेंट, और पेमेंट की एक ही एंट्री होती है लायबिलिटी टू बैंक। जब भी आपने इंटरेस्ट एक्सपेंस फाइनेंशियल लायबिलिटी का कैलकुलेट करना है वो हमेशा एमोर्टाइजेशन शेड्यूल से करना है। ठीक है। इवन इफ इंटरेस्ट फ्री लायबिलिटी है, यानी आपने कूपन 0 है उस पर, फिर भी उस पर इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करेंगे, यही 0 होगा ना। कहने का मकसद है कि किसी भी लायबिलिटी का यही शेड्यूल रहेगा। अगर उस पर कोई कूपन नहीं है तो ये 0 हो जाया करेगा। ठीक है। आएगा ऐसे, आगे जाके हम देखेंगे फाइनेंशियल लायबिलिटी डीप डिस्काउंट बॉन्ड। डीप डिस्काउंट बॉन्ड का मतलब है कि जिस पे कोई कूपन नहीं होता। उस पर नॉर्मली होता भी है लेकिन नहीं भी होता, 0 कूपन बॉन्ड वाले भी होते हैं। तो उसमें आप देखेंगे हम कूपन को 0 करते हैं लेकिन इंटरेस्ट एक्सपेंस फिर भी बुक करते हैं। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस लाजमी बुक होना है अगर आपने लायबिलिटी को प्रेजेंट वैल्यू पे मेजर किया है। यू कांट अवॉइड चार्ज ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंस इन P&L, चाहे कूपन है, चाहे कूपन नहीं है, चाहे कूपन कम है, चाहे कूपन ज़्यादा है। कूपन की एंट्री एक्सपेंस नहीं है, कूपन की एंट्री है पेमेंट वाली एंट्री, बिकॉज कूपन इज़ अ पेमेंट, इट्स नॉट एक्सपेंस। कॉन्सेप्चुअली आपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ये बात याद रखनी है, कूपन इज़ नॉट एन इंटरेस्ट एक्सपेंस, कूपन इज़ जस्ट अ पेमेंट। एंड व्हाट इज इंटरेस्ट एक्सपेंस? दैट वुड बी टेकन आउट फ्रॉम एमोर्टाइजेशन शेड्यूल। क्लियर है? तो हमारे पहले साल के एंड पे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जो लायबिलिटी शो हो रही होगी वो कितनी शो हो रही होगी? 48.38। इक्विटी इतनी ही रहेगी 1.95। इक्विटी को चेंज नहीं करेंगे। इक्विटी वैसे भी कभी रीमेजर नहीं होती। इसी तरह से दूसरा साल आ जाएगा 48.35। इसका इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना बनता है? अगेन -4, कितना बन गया? 48.73। सही है जी। तो दूसरे साल का इंटरेस्ट एक्सपेंस ये बुक होगा, एंट्री यही रहेगी। एंट्रीज अब यही रहेंगी, सिर्फ अमाउंट चेंज होती रहेंगी। ठीक है, एंड सो ऑन। इसी तरह से हम ये करेंगे नेक्स्ट में।
4.3 है। 49.11। और इसी तीसरे साल का एक्सपेंस ये हो जाएगा और पेमेंट ही हो जाएगी। 4.41 पेमेंट वही 4 आ गई। 49.5 होती है। 4.45। मैं ये राउंडिंग ऑफ में की वजह से आ रहा 4.47 कर रहा हूँ, 0.0 ठीक है। तो वो आखिरी साल के इंटरेस्ट में निकाल देंगे। तो ये देखें आपके उतने ही पैसे बन गए जितने उसने 5वें साल के एंड पे देने हैं। यानी अगर वो कहेगा कि जी मुझे कैश दे दें, अगर वो कहता है कि मुझे कैश चाहिए, तो उसको कितना कैश देना है? 50 मिलियन तो आपके एंट्री करेंगे। 50 मिलियन की आपके पास लायबिलिटी आ रही होगी, 50 मिलियन से फाइनेंशियल लायबिलिटी डेबिट करेंगे और बैंक को क्रेडिट कर देंगे। जो रिजर्व इक्विटी में पड़ा है वो पड़ा रहने दें। सही है। और अगर वो कहता है कि मैंने शेयर लेने हैं, तो फिर आप इक्विटी रिजर्व को डेबिट करेंगे, लायबिलिटी को भी डेबिट करेंगे, शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा और शेयर प्रीमियम क्रेडिट हो जाएगा। आई समझ? अगर वो कहता है सिनेरियो 1 में इफ ऑप्टेड फॉर कैश, तो एंट्री हो जाएगी आफ्टर 5 इयर्स। तो हम एंट्री कर लेंगे इफ ऑप्टेड फॉर कैश, तो हम एंट्री कर लेंगे फाइनेंशियल लायबिलिटी डेबिट हो जाएगी और बैंक या कैश क्रेडिट हो जाएगा आफ्टर 5 इयर्स। और अगर इफ ऑप्टेड फॉर शेयर्स आफ्टर 5 इयर्स, तो फिर एंट्री हो जाएगी इक्विटी रिजर्व डेबिट, ये आ रहा है जो 1.95, लायबिलिटी डेबिट, फाइनेंशियल लायबिलिटी। शेयर कैपिटल वो जितने शेयर बता देगा, फिर जी इतने शेयर इशू किए हैं, तो वो फेस वैल्यू से क्रेडिट और डिफरेंस जो है वो शेयर प्रीमियम आ जाएगा। यहाँ पे चूंकि बताया नहीं है कितने शेयर देने हैं, तो जितने भी वो शेयर देगा उनकी फेस वैल्यू से शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा और जो बैलेंसिंग फिगर है वो शेयर प्रीमियम आ जाएगा। या ये होगा या ये एंट्री होगी। लिख लें जी, इसको नोट कर लें। शेयर कैपिटल फेस वैल्यू पे सर? डेफिनेटली जितने शेयर हैं वो फेस वैल्यू से क्रेडिट हो सकता है। क्लियर है? चलें आगे। इसमें बड़े ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स आने हैं, बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में। सो इस वजह से इसको जल्दी जल्दी करना पड़ेगा थोड़ा। ऐसा नहीं कि समझ ना आए, समझ आने के साथ साथ थोड़ा अब अगला कॉन्सेप्ट है इशू कॉस्ट। यानी आपने एक इंस्ट्रूमेंट इशू किया है, तो इशू कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या है? इशू कॉस्ट यानी आप शेयर इशू करते हैं उस पर कोई कॉस्ट आती है, बॉन्ड इशू करते हैं उस पर भी कॉस्ट आती है। कॉस्ट क्या हो सकती है? एससीसीपी की फ़ी हो सकती है, स्टॉक एक्सचेंज की फ़ी हो सकती है, लीगल एडवाइज़र की फ़ी हो सकती है,
प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के खर्चे हो सकते हैं, बैंकर्स की फ़ी हो सकती है जिन्होंने इशू करना है, ऑडिटर्स की फ़ी हो सकती है, यानी जितनी भी डायरेक्टली रिलेटेड विद द इशुएंस है दैट आर कॉल्ड इशू कॉस्ट। ठीक है, तो इशू कॉस्ट अगर तो इक्विटी से रिलेटेड है, इक्विटी से रिलेटेड मतलब शेयर्स की है अगर, तो ये बात याद रखनी है वो डेबिटेड टू इक्विटी होती है, यानी इशू कॉस्ट कभी एक्सपेंस आउट नहीं होती। कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी इशू कॉस्ट है जो रिलेटेड टू लायबिलिटी है या रिलेटेड टू शेयर्स है वो एक्सपेंस आउट नहीं होती, वो हमेशा रिटेन्ड अर्निंग्स को हम डेबिट करते हैं। हमेशा आपने बात याद रखनी है। कोई भी इशू कॉस्ट है, तो इसी तरह से अगर लायबिलिटी की इशू कॉस्ट है, अगर किसी लायबिलिटी की इशू कॉस्ट है तो वो भी डेबिटेड टू लायबिलिटी होता है, आगे जाके हम देखेंगे भी। तो ये यानी कॉन्सेप्ट फिर हमने क्या पढ़ा, हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा कि इशू कॉस्ट रिलेटेड टू लायबिलिटी या रिलेटेड टू इक्विटी कभी भी एक्सपेंस आउट नहीं होती। लायबिलिटी से रिलेटेड जो इशू कॉस्ट है वो लायबिलिटी को डेबिट होती है, और जो इक्विटी से रिलेटेड इशू कॉस्ट है वो इक्विटी को डेबिट होती है। ठीक है, ये तो आसान है। शेयर्स इश्यू किए हैं तो शेयर्स पे जो इशूएंस कॉस्ट आएगी वो रिटेन्ड अर्निंग को डेबिट कर दें। बॉन्ड्स इशू किए हैं, बॉन्ड्स पे जो इशू कॉस्ट आएगी वो सारी लायबिलिटी को फाइनेंशियल। मसला ये है कि कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में क्या करें, क्योंकि कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में आपका लायबिलिटी कंपोनेंट भी है और इक्विटी कंपोनेंट भी है। सही है, तो कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की इशू कॉस्ट जो है, कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की जो इशू कॉस्ट है वो फिर हम प्रोपोर्शनेट करते हैं। आई समझ? यानी आप अभी हमने देखा था कि हमारे पास लायबिलिटी का कंपोनेंट आया था 48.05 अभी पिछली एग्जांपल में, और उसमें इक्विटी का कंपोनेंट आया था 1.95। सही है, और लेट्स से फॉर एग्जांपल वो कहता है जी हमारी, फॉर एग्जांपल वो कहता है जी हमारी इशू कॉस्ट है, उसी क्वेश्चन में पिछला जो हमने कहा है, कहता है जी इशू कॉस्ट जो है वो हमारी फॉर एग्जांपल वो है 2 मिलियन। तो हम क्या करते हैं, इस 2 मिलियन को लायबिलिटी में और इक्विटी में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कैसे? 2 इंटू 50 टोटल है, और इसमें लायबिलिटी कंपोनेंट कितना है 48.05, प्रोपोर्शनेट कर देते हैं। ये 2 मिलियन इशू कॉस्ट है डिवाइडेड बाय 50 टोटल वैल्यू है इंस्ट्रूमेंट की, इक्विटी कंपोनेंट था 1.95। कितना कितना बना? 1.92। सही है, तो ये हमारी 2 की एंट्री। हम क्या करते हैं, पहले एंट्री भी देख लें। हम लायबिलिटी को डेबिट करते हैं, फाइनेंशियल लायबिलिटी को जो हमारे पास 1.92 से, इक्विटी को डेबिट करते हैं 0.08 से, और बैंक जो है वो मेरा क्रेडिट हो जाता 2 से। ठीक है, तो वो जो लायबिलिटी मेरी 48.05 थी वो 48.05 ना रहती बल्कि 48.05 माइनस 1.92। इक्विटी जो मेरी 1.95 आ रही थी वो कम होके
माइनस 0.08 समय कम हो जाते हैं। और फिर जब एमोटाइजेशन शेड्यूल शुरू करता, हाँ वो फिर 48.05 से शुरू नहीं होना था, 48.05 माइनस 1.92 से फिर वो एमोटाइजेशन शेड्यूल मेरा शुरू होता। क्लियर है? आज के लिए इतना ही, कल यहीं से हम लोग शुरू करेंगे।